Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे DSC2 पेपर सिटीजनशिप इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड से क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, जहां पर मीनिंग, डेफिनेशन, मेथड ऑफ एक्विजिशन एंड लॉसेस ऑफ सिटीजनशिप के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे इस वीडियो के कंटेंट में होगा डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड एलियन, क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीजन, मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड आखिर में हम बात करेंगे मेथड ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो फ्रेंड, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको सिटीजनशिप के ऊपर एक ब्रीफ नॉलेज मिल सके। शुरू करते हैं वीडियो आज के पहले पॉइंट के साथ। आज का पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, जहां पर हमें लिखा गया है कि इन द लिटरली सेंस ए पर्सन हु लिव इन द सिटी इज सेड टू बी ए सिटीजन, बट इन पॉलिटिकल साइंस वी यूज दिस टर्मिनल डिफरेंट सेंस। टू फाइंड द रियल मीनिंग ऑफ द टर्म वी आर टू गो बैक टू द एंशिएंट ग्रीस। Aristotle, the father of political science, called a person a citizen who would take a direct and active part in the administration of the state। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति शहर में रहता है उसे नागरिक कहा जाता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में हम इस टर्मिनल को अलग अर्थों में उपयोग करते हैं। शब्द का वास्तविक अर्थ खोजने के लिए हमें प्राचीन ग्रीस वापस जाने के लिए कहा गया है, जहाँ पर राजनीतिक विज्ञान के पिता अरस्तु ने एक व्यक्ति को नागरिक कहा है जो व्यक्ति राज्य के प्रशासन में प्रत्यक्ष और सक्रिय भाग लेता है, उसी व्यक्ति को यहाँ पर अरस्तु ने यहाँ पर नागरिक कहा है। सेकंड पॉइंट में फ्रेंड यहाँ पर लिखा गया है कि सिंस द स्टेट्स इन एंशिएंट ग्रीस वेर एज स्मॉल एज द सिटी ऑफ ग्रीस, इट वॉज पॉसिबल फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ द सिटी स्टेट टू मेक लॉ, टू एडजुडिकेट एंड इवन एनफोर्स द लॉ। दिस सिटीजन डिड नॉट इंक्लूड द स्लेव्स, women and manual workers. In such a case, the number of the citizens was just half of the entire population. The position was not very different in the medieval Europe. There were serfs in the place of the slaves. तो इसका मतलब यह है कि फ्रेंड, क्योंकि प्राचीन ग्रीस में राज्य ग्रीस के शहरों के समान छोटे थे, इसलिए शहर राज्य की निवासियों के लिए कानून बनाना, स्थगित करना और यहाँ तक कि कानून लागू करना संभव था। इन नागरिकों में दास, महिला और मैनुअल कार्यकर्ता शामिल नहीं थे। ऐसे मामले में नागरिकों की संख्या पूरी आबादी का सिर्फ आधा थी। मध्ययुगीन यूरोप व मेडिवल यूरोप में स्थिति बहुत अलग नहीं थी, दासों के स्थान पर सर्फ थे। फ्रेंड, हमें यहाँ पर तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि द पोजीशन इज क्वाइट डिफरेंट इन मॉडर्न नेशन स्टेट्स वेयर ऑल एडल्ट पीपल आर सिटीजन्स हु नीड नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, because it is not possible for the entire population of a vast country to meet together and make law and interpret it or enforce it। इसका मतलब यह है फ्रेंड कि आधुनिक राष्ट्र राज्य में स्थिति काफ़ी भिन्न है, जहां सभी वयस्क लोग नागरिक हैं जिन्हें देश के प्रशासन में सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक विशाल देश की पूरी आबादी के लिए एक साथ मिलना और कानून बनना संभव नहीं है, और इसकी व्याख्या करें या इसे लागू करें। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे और एक टॉपिक के ऊपर, जो है ए सिटीजन ऑफ ए मॉडर्न स्टेट इज डिफाइंड बाय विटलो, जहां पर विटलो ये कह रहे हैं कि ए मेंबर ऑफ ए सिविल सोसाइटी बाउंड टू इट बाय सर्टन ड्यूटी सब्जेक्ट टू इट्स अथॉरिटी एंड एन इक्वल रेसिपेंट ऑफ इट्स एडवांटेज। दस विटलो सिटीजन इज ए मेंबर ऑफ द स्टेट, ही ओज एलिगेंस टू इट एंड एंजॉय द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स ग्रांटेड बाय इट। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड, एक नागरिक समाज का एक सदस्य जो कुछ कर्तव्य से बंधा हुआ है, अपने अधिकार के अधीन है और अपने लाभ के बराबर प्राप्त करता है। इस प्रकार विटलो नागरिक राज्य का सदस्य है, वो इसके प्रति निष्ठा रखता है और इसके द्वारा दी गई सुरक्षा और लाभ का आनंद लेता है। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे हेरोल्ड जे लास्की ने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप में क्या कहा था। हेरोल्ड जे लास्की गेव ए क्वाइट डिफरेंट डेफिनेशन। लास्की सिटीजनशिप इज the contribution of one's instructed judgment to the public good. This is the most positive outlook of citizenship. According to Lasky, a citizen is to contribute his utmost ability towards the material and moral advancement of the state. यहाँ पर हेरल्ड जे लास्की ये कह रहे हैं कि उनका जो परिभाषा जो नागरिकता को लेकर वो थोड़ा अलग है, जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जनता की भलाई के लिए दी गई निर्णय के योगदान है। ये नागरिकता का सबसे सकारात्मक दृष्टिकोण है। लास्की के अनुसार एक नागरिक को राज्य की सामग्री और नैतिक उन्नति के लिए अपनी अधिकतम क्षमता का योगदान करना चाहिए, बोलकर यहाँ पर हेरोल्ड लास्की ने हमें बताया है। फ्रेंड, देन यहाँ पर लिखा गया है कि विद द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप ऑल्सो अंडरवेंट सम मेटामॉर्फोसिस। नाउ द स्ट्रेस इज गिवन ऑन द पॉलिटिकल राइट्स एज अगेंस्ट द सिविल राइट्स।
A citizen out of the allegiance to the states should be prepared to lay down his life for the sake of the state. यहाँ पर बताया गया है कि राज्यों की प्रगति के साथ नागरिकता की अवधारणाएं भी कुछ कायापलट से गुजरती है। अब राजनीतिक अधिकारों पर जोर दिया गया है क्योंकि नागरिक अधिकारों के खिलाफ राज्य की प्रति निष्ठा से बाहर रहने वाले नागरिक को राज्य की खातिर अपना जीवन देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम फ्रेंड बात करेंगे जो कि सेकंड पॉइंट है द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड एलियन। तो यहाँ पर हम उन दोनों के भीतर डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर लिखा गया है कि द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट may be divided into two groups, citizens and alien. The citizen and the alien have some common element. Both reside in the state, obey the law of the state, pay taxes and enjoy civil rights like the right to life and the right to property. Here the similarity and इसका मतलब यह है कि फ्रेंड एक राज्य की पूरी आबादी को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है, नागरिक और एलियंस। नागरिकों और एलियंस में कुछ सामान्य तत्व होता है, दोनों राज्यों में रहते हैं, राज्यों के कानूनों का पालन करते हैं, करों का भुगतान करते हैं और जीवन के अधिकार और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं। यहाँ समानताएं समाप्त होती है। तो यहाँ पर अभी हम फ्रेंड देखेंगे कि उन दोनों के भीतर डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि फ्रेंड द सिटीजन एंड द एलियंस डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन सेवरल ग्राउंड। ए सिटीजन इन द राइट्स एंड ड्यूटी आउटस्ट्रिप एन एलियन। इट द पॉलिटिकल राइट विच आर पेक्युलर टू द सिटीजन दैट कॉन्स्टिट्यूट द टचस्टोन बिटवीन द सिटीजन एंड द एलियन। Thus, the citizen is entitled to enjoy such political rights as the right to vote, right to hold public office, right to stand in the election in the representative body, right to be protected when he is in a foreign state, etc. An alien has none of this right. इसका मतलब यह है कि फ्रेंड नागरिक और एलियंस कई आधारों पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अधिकारों और कर्तव्य में एक नागरिक एक विदेशी को मात देता है। ये राजनीतिक अधिकार हैं जो नागरिकों और एलियंस के बीच टचस्टोन का गठन करने वाले नागरिकों के लिए अजीब है। इस प्रकार एक नागरिक को वोट के अधिकार, सार्वजनिक पद पर अधिकार, प्रतिनिधि निकायों में चुनाव में खड़े होने के अधिकार, जब वो किसी विदेशी राज्य में हो, आदि की रक्षा करने का अधिकार हो, आदि के लिए इस तरह के राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने का अधिकार है। जो एक विदेशी है, इन अधिकारों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर विदेशी के पास इस प्रकार का अधिकार कोई भी नहीं होता है। तो अगर हम बेसिकली फ्रेंड यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस हम कौन से बेसिस पर कर सकते हैं, ऑन द पॉलिटिकल राइट्स के बेसिस पर कर सकते हैं, जहाँ पर एलियंस के पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं होता है, जहाँ पर सिटीजन के पास पॉलिटिकल राइट्स होता है, जहाँ पर वो अपने स्टेट के अंदर, अपने कंट्री के भीतर जो भी प्रकार का इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में वो खुलकर पार्टिसिपेट कर सकता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस में, उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, सरकार के फॉर्मेशन आदि प्रोसेस में वो हिस्सा ले सकता है। आखिर में यहाँ पर बोला गया है कि a citizen has a right to reside in the state permanently. An alien can live in the state only temporarily. He may be asked to leave the state any time. A citizen owes allegiance to the state, but an alien has no such loyalty to the state where he is an alien. इसका मतलब यह है कि फ्रेंड एक नागरिक को स्थायी रूप से राज्य में निवास करने का अधिकार है। एक एलियन केवल अस्थायी रूप से राज्य में रह सकता है, उसे किसी भी समय राज्य छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। एक नागरिक राज्य के प्रति निष्ठा रखता है, लेकिन एक विदेशी के पास राज्य के प्रति ऐसी निष्ठा नहीं है जो वो एक विदेशी। तो जो एक सिटीजन और एलियन के भीतर डिफ्रेंशिएट क्रिएट करता है, जहाँ पर नागरिक के पास लॉयल्टी होता है, जहाँ पर अगर हम बात करें एलियंस के पास उस प्रकार का लॉयल्टी नहीं होता है। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे जो कि हमारा थर्ड पॉइंट था क्लासिफिकेशन ऑफ एलियंस के बारे में। यहाँ पर फ्रेंड हमने एलियंस को तीन भाग में क्लासिफाई किया है। पहले में आएगा रेसिडेंट एलियन, दूसरे में आएगा टेम्पोररी रेसिडेंट और टूरिस्ट, और आखिर में आएगा डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट था रेसिडेंट एलियन में, यहाँ पर लिखा गया है कि द रेसिडेंट एलियन आर दोज हु एक्सेप्ट द स्टेट एज देयर न्यू होम फॉर परमानेंट रेसिडेंट। दे हैव नो माइंड टू गो बैक टू देयर ओरिजिनल होम स्टेट। They obtain a certificate to that effect. This type of alien ultimately become a naturalized citizen. इसका मतलब यह है कि फ्रेंड निवासी एलियंस वो हैं जो स्थायी निवास के लिए राज्यों को अपने नए घर के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका अपना मूल गृह राज्य में वापस जाने का कोई मन नहीं होता है, वो उस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के एलियंस अंततः एक प्राकृतिक नागरिक बन जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो कि था हमारा टेम्पोररी रेसिडेंट और टूरिस्ट, वहाँ पर लिखा गया है कि the temporary resident are tourists in the state and stay for a temporary period there. The foreign student or a foreign teacher or a foreign doctor or a expert belong to this category. तो जनरली टेम्पोररी रेसिडेंट का मतलब यह है कि जो एक देश में कुछ क्षण के लिए रहते हैं उनको ही हम बोलते हैं टेम्पोररी रेसिडेंट। उसको थोड़ा उल्लेख कर लेते हैं यहाँ पर। अस्थायी निवासी राज्यों में पर्यटक हैं और वहाँ एक अस्थायी अवधि तक वो रहते हैं।
विदेशी छात्र या विदेशी शिक्षक या विदेशी डॉक्टर या विशेषज्ञ इस श्रेणी में आते हैं। तो ये है टेम्पोररी रेसिडेंट के कैटेगराइजेशन। कुछ क्षण के लिए जो व्यक्ति दूसरे शहर व दूसरे जगह पर जाता है उसी को ही हम बोलते हैं टेम्पोररी रेसिडेंट। आखिर में बात करते हैं डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब यहाँ पर यह लिखा गया है कि दिस टाइप ऑफ एलियन इंक्लूड एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, द विजिटिंग हेड ऑफ द स्टेट लाइक द प्रेसिडेंट, द किंग और क्वीन, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर dignitaries. Unlike other type of alien, they enjoy some privilege and immunities. They are not subjected to the law of the visiting state. इसका मतलब यह है कि फ्रेंड, इस प्रकार के एलियंस में राजदूत, उच्चायुक्त, राष्ट्रपति, राजा या रानी, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों जैसे राज्यों के प्रमुख शामिल हैं। अन्य प्रकार के एलियंस के विपरीत वो किस विशेष अधिकारी और प्रतिरक्षा का आनंद लेते हैं, वो आने वाले राज्यों के कानूनों के अधीन नहीं है। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीजन के बारे में, जो कि हमारा 4th नंबर का पॉइंट था। वहाँ पर हमने सिटीजन को 2 भाग में डिवाइड किया है। एक तरफ होगा हमारा नेचुरल सिटीजन और दूसरी तरफ होगा नेचुरलाइज्ड सिटीजन। तो चलिए फ्रेंड्स पहले जानते हैं नेचुरल सिटीजन क्या होता है। ए पर्सन इज कॉल्ड द नेचुरल सिटीजन व्हेन ही इज ए सिटीजन बाय बर्थ, ही इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इन द स्टेट, ही ओज हिज एलिगेंस टू द स्टेट, हिज स्टेटस इज हायर देन दैट ऑफ द नेचुरलाइज्ड सिटीजन। इसका मतलब यह है कि फ्रेंड, जन्म से नागरिक होने पर व्यक्ति को प्राकृतिक नागरिक कहा जाता है। वो राज्य में सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने का हकदार है। वह राज्य के प्रति अपनी निष्ठा रखता है। उसकी स्थिति प्राकृतिक नागरिकों की तुलना में अधिक है। चलिए फ्रेंड अभी बात करते हैं नेचुरलाइज्ड सिटीजन के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है कि ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन इज वन हु वाज ओरिजिनली एन एलियन and who was acquired citizenship of the adopting country by fulfilling certain conditions. Generally, there is no difference between natural and naturalized citizen when with the regards to the rights and duty, but in the USA, a distinction is held out between the two. There is naturalized citizen is denied some vital political rights. For example, a naturalized citizen cannot become the president of USA. The presidential candidate must be a natural citizen. इसका मतलब यह है कि फ्रेंड, एक स्वाभाविक नागरिक वो है जो मूल रूप से एक विदेशी था और जिसने कुछ शर्तों को पूरा करके देश को अपनाने की नागरिकता हासिल कर ली है। आमतौर पर अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में एक प्राकृतिक और प्राकृतिक नागरिक के बीच कोई अंतर नहीं है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों के बीच एक अंतर है। वहाँ एक स्वाभाविक नागरिक को कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक स्वाभाविक नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एक प्राकृतिक नागरिक होना चाहिए। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे 5th नंबर ऑफ पॉइंट, जो कि था मेथड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। यहाँ पर 2 प्रकार के मेथड के बारे में हमें बताया गया है। पहला है बाय बर्थ और दूसरा है बाय नेचुरलाइजेशन। अगर हम बात करें फ्रेंड एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ, तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ को महत्व दिया गया है। वो है जस सांगुइनिस और दूसरा है जस सोली। तो पहले जान लेते हैं फ्रेंड कि जस सांगुइनिस क्या होता है। It literally means law of blood. This system says that the child gets the citizenship of his father irrespective of the place of birth. Thus, the child of a German parents will become the citizen of Germany, no matter whether the birth of the child took place in Italy, Sweden, Norway, etc. This system was very common and popular in the ancient times. Even now, most of the states of the world adopt this method because it is both natural and logical. Germany, Italy, Sweden, Norway do not know एनी सिस्टम एक्सेप्ट जस संगुनिस। तो पहले उसका मतलब जान लेते हैं कि जस संगुनिस का मतलब क्या होता है। क्लियर फ्रेंड? तो अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर उसका मतलब ये है कि इसका शाब्दिक अर्थ है खून का कानून। ये प्रणाली कहती है कि बच्चे को जन्म के स्थान के बावजूद अपने पिता की नागरिकता मिलती है। इस प्रकार एक जर्मन माता पिता का बच्चा जर्मनी का नागरिक बन जाएगा, भले ही बच्चे का जन्म इटली, स्वीडन, नॉर्वे आदि में हुआ हो। ये प्रणाली प्राचीन काल में बहुत आम और लोकप्रिय थी। अब भी दुनिया के अधिकांश राज्य इस पद्धति को अपनाते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक और तार्किक दोनों हैं। जर्मनी, इटली, स्वीडन, नॉर्वे जूस सांगुइनिस को छोड़कर किसी भी प्रणाली को नहीं जानते हैं। उस प्रकार अगर फ्रेंड बात करें जॉस सोली के बारे में, यहाँ पर लिखा गया है कि फ्रेंड दिस लिटरली मीन्स लॉ ऑफ प्लेस। दिस सिस्टम से दैट द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड will be the deciding factor of his citizenship. It also implies that the citizenship has got nothing to do with the parentage of the child. During the medieval period, this system of linking citizenship with the land was very popular. In modern states,
modern states of today, these practices are in vogue. This may be lead to confusion and duplicity of citizenship. This difficulty is overcome by leaving the choice to the child on his attaining majority. अगर हम फ्रेंड जॉर्ज सॉली के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि इसका शाब्दिक अर्थ है कानून का स्थान। ये प्रणाली कहती है कि बच्चे के जन्म का स्थान उसकी नागरिकता का निर्णायक कारक होगा। इसका मतलब ये भी है कि नागरिकता का बच्चे के पालन पोषण से कोई लेना देना नहीं है। मध्यकाल के दौरान नागरिकता को भूमि से जोड़ने की ये प्रणाली बहुत लोकप्रिय थी। आज के आधुनिक राज्यों में ये प्रथाएं प्रचलन में है। इसका भ्रम और नागरिकता का दोहराव हो सकता है। बच्चे को उसकी बहुमत प्राप्त करने के लिए पसंद छोड़ने से ये कठिनाई दूर हो जाती है। अगर हम फ्रेंड बात करें यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट था हमारा मेथड ऑफ एक्विजिशन, जहाँ पर हमने देखा था कि मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, उस प्रक्रिया को थोड़ा जान लेते हैं। दिस मेथड इम्प्लाई दैट एन एलियन कैन बिकम ए सिटीजन ऑन completion ऑफ ए certain formality. This method are not the same in all the state, but the condition which are very common are given below. तो जनरली यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन दिया गया है जिस कंडीशन के थ्रू एक व्यक्ति अपना सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। पहला दिया है यहाँ पर रेसिडेंट। देयर इज एन इन असिस्टेंट और resident in the state for a certain period which vary from state to state. While this period of resident is 5 years in England and the USA, in France it is the 10 year. तो जनरली रेसिडेंट का मतलब ये है कि एक व्यक्ति नेचुरलाइजेशन जो कि प्रक्रिया के थ्रू अपना सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। मान लो मैं एक एलियन हूँ और दूसरे देश जाता हूँ, दूसरे देश में एक टर्म और कंडीशन फुलफिल करके उस देश में अगर मैं 5-10 साल रहकर उस देश का नागरिकता हासिल कर सकता हूँ। दूसरा यहाँ पर पॉइंट दिया है ओथ ऑफ एलिगेंस। ओथ ऑफ एलिगेंस का मतलब है एन एलियन कैनॉट बी एस एडमिटेड एज ए सिटीजन ऑफ द स्टेट अनलेस ही टेक्स एन ओथ ऑफ एलिगेंस टू द स्टेट ऑफ एडमिशन। ओथ ऑफ एलिगेंस मीन्स मैं यहाँ पर शपथ लूंगा, शपथ लेकर मैं उस स्टेट को अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगा, उस स्टेट के हित के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। उसी प्रकार का कुछ ओथ लेने के बाद मुझे वहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाएगा। देन यहाँ पर थर्ड पॉइंट दिया गया है परचेस ऑफ रियल इस्टेट। रियल इस्टेट का मतलब है फ्रेंड कि अगर मेरा जमीन पर्टिकुलर स्टेट में होगा तो मैं उस पर्टिकुलर नेशन का मैं सिटीजन हो सकूंगा, जो कि कॉन्सेप्ट हमें मेक्सिको में देखने को मिलता है। द थर्ड कंडीशन इज दैट द एलियन इन ऑर्डर टू बिकम ए सिटीजन विल हैव टू परचेस ए रियल इस्टेट इन द स्टेट ऑफ एडॉप्शन। तो अगर मुझे दूसरे देश का नागरिक बनना है तो मैं दूसरे देश का मुझे ज़मीन भी खरीदना पड़ेगा, तभी जाकर मैं उस देश का नागरिक बन सकता हूँ, जो कि मेक्सिको में देखने को मिलता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें सिविल और मिलिट्री सर्विस, सिटीजन कैन बी कॉन्फर ऑन ए एलियन इन रिकॉग्निशन ऑफ सम सर्विस टू द स्टेट सिविल और मिलिट्री। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का सिविल और मिलिट्री सर्विस में नियुक्त हैं तो उस व्यक्ति को भी उस देश का नागरिक मिल सकता है। देन चौथा दिया है मैरिज। मैरिज एक प्रक्रिया के तहत क्या होता है कि व्यक्ति को नागरिक ऑटोमेटिकली मिल जाता है, मगर जब भी वो दूसरे देश में जाता है तो वहाँ का टर्म एंड कंडीशन उसको भी फुलफिल करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन ए वुमन मैरी ए सिटीजन ऑफ अनदर स्टेट द वुमन बिकम ए सिटीजन ऑफ द स्टेट of which her husband is a citizen. Thus, if a British lady marry a citizen of India, that lady will become the citizen of India. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मैंने अगर शायद मान लीजिए मैं फॉरेन कंट्री का कोई भी औरत के साथ शादी करता हूँ तो वो भी मेरा जो भी बीबी होगा, मेरा बीबी को भी मेरे देश का नागरिक आसानी से मिल जाएगा, मगर कुछ टर्म एंड कंडीशन वहाँ पर भी फुलफिल करना पड़ता है। हम फ्रेंड बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट जो कि था मेथड ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप के ऊपर। जैसे कि फ्रेंड हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि कैसे एक व्यक्ति अपना सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता था, उसी प्रकार इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपना नागरिकता को गवा बैठता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर व मेथड दिया गया है जिस मेथड के थ्रू एक व्यक्ति अपना नागरिकता को खो बैठता है। पहला यहाँ पर रिनाउंसिएशन दिया गया है जहाँ पर बताया गया है कि ए सिटीजन ऑफ स्टेट में गिव अप हिज सिटीजनशिप ऑफ दैट स्टेट एंड बिकम द सिटीजन ऑफ एनी अदर स्टेट बाय नेचुरलाइजेशन। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति को दूसरे देश के नागरिक बनने से पहले अपने खुद के देश का नागरिक को सरेंडर करना पड़ता है, तभी जाकर वो दूसरे देश का नागरिक बन सकता है। दूसरा पॉइंट जो कि है मैरिज। मैरिज भी एक कारण बनता है जिसके थ्रू क्या होता है कि एक औरत को अपना नागरिकता छोड़ना पड़ता है, तभी जाकर वो अपने पति के देश का नागरिक हासिल कर सकता है। देन तीसरा पॉइंट दिया है एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस डेकोरेशन और टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट। इसका मतलब है ये है कि कोई भी व्यक्ति को अगर दूसरे कंट्री से कोई भी प्रस्ताव मिलता है, कोई भी पोस्ट पोजीशन मिलता है, तो उस व्यक्ति को अपने खुद के देश का नागरिकता को छोड़ना पड़ता है, तभी जाकर वो दूसरे देश का नागरिकता को हासिल कर सकता है। यहाँ पर चौथा पॉइंट में बताया गया है लॉन्ग एब्सेंस। अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश से बहुत समय के लिए गायब रहता है तो उसका सिटीजनशिप भी गवा बैठता है, उसका सिटीजनशिप भी नॉल एंड वॉइड कर दिया जाता है।
5 नंबर पॉइंट दिया है ट्रीजन और फेलोनी। ए सिटीजन में बी डिप्राइव ऑफ हिज सिटीजनशिप इफ ही इज फाउंड गिल्टी और ट्रीजन और फेलोनी। देयर आर वेरियस सीरियस ऑफेंस ऑफ फॉर ए सिटीजन एंड ही विल बी ट्रेड एज एन एनिमी ऑफ द स्टेट। तो जनरल ट्रीजन और फेलोनी का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने देश के साथ कोई भी गद्दार टाइप कुछ चीज़ करता है तो उसका सिटीजनशिप भी वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है और उसको और पुनर्वास भारत का या कोई भी देश का नागरिक नहीं माना जा सकता है। तो इसका ये मतलब है कि ट्रीजन और फेलोनी अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश के साथ गद्दारी करता है तो ये था कुछ प्रोसीजर जिसके तहत एक व्यक्ति अपना नागरिकता को खो सकता है। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे मार्शल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के ऊपर, जहां पर मार्शल ने यहाँ पर लिखा है कि सिटीजनशिप फॉर ए मार्शल इज ए स्टाटस बेस्टोड ऑन दोज हु आर फुल मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी। दोज हु पोजेस दिस स्टाटस आर इक्वल विद रेस्पेक्ट टू द राइट्स एंड ड्यूटी दैट कम विद इट। However, there is no universal principle that determine what those rights and duties shall be. Marshall divided citizenship into 3 parts: civil, political, social. In early time, these 3 elements of citizenship were fused as a result of the institution being fused. Marshall goes on to trace the history of citizenship by studying it a process of fusion and separation, where the fusion was geographical and separation functional. He assigned the development of each part to a century: civil rights to the 18th century, political to the 19th, and social to the 20th century. We will now look deeper in this part of citizenship and their development. The civil element is composed of rights necessary for individual freedom like personal liberty, freedom of speech, rights to own property, freedom of thought, etc. The institution most directly associated with civil rights are the courts of justice. It also includes the rights to work, that is to follow the occupation of one's choice, something that was denied by both status and custom. तो जनरली अगर हम बात करें तो मार्शल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप में हमें ये पता चलता है कि उन्होंने राइट्स एंड ड्यूटी को इक्वली यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि राइट्स ऑफ वन इज ड्यूटी ऑफ अदर। अगर हम देखें तो साथ ही साथ यहाँ पर वो हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पर इक्वली ट्रीट करने के लिए यहाँ पर अपना प्रस्ताव दिया है, क्योंकि ऑल इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड एज ए इक्वल। बिकॉज अगर हम बात करें हमारी हिस्ट्री को देखें तो जहाँ पर हमने देखा था कि हमें नागरिकता के भीतर प्रत्येक इंडिविजुअल के भीतर हमें सुपेरिटी और इन्फेरिटी चीज़ देखने को मिला था, जिसको यहाँ पर वो डिनाई कर रहे हैं। जहाँ पर उन्होंने कहा है कि हर एक इंडिविजुअल को एक समाज में रहते हुए एक सोसाइटी का मेंबर होने के तहत उनको हर एक राइट्स का एंजॉय करने के लिए देना चाहिए, जैसे कि एक बाकी अपर क्लास के जो सिटीजनशिप एंजॉय करते हैं उसी प्रकार से। ज़्यादातर यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्शल ने यहाँ पर 3 प्रकार के राइट्स को ज़्यादा महत्व दिया है: सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट। तो जनरली यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इन तीनों का डिमांड या इन तीनों का अपलिफ्टमेंट किस प्रकार से हुआ था। अगर हम बात करें हमारी हिस्ट्री में, जैसे कि हमने देखा था कि कैपिटलिस्ट क्लास के एक्सप्लॉयटेशन से शुरू हुआ था, जहाँ पर कैपिटलिस्ट क्लास क्या किए थे कि हमारे जो बाकी भी इंफीरियर क्लास थे उनके ऊपर वो शोषण किए थे, जिसके तहत क्या हुआ था कि बहुत सारे इंडिविजुअल अपने जितने भी सारे राइट्स था उसको भरपूर मात्रा में उपयोग व एंजॉय कर नहीं पा रहे थे, जिसके तहत यहाँ पर उन्होंने सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स के बारे में कहा है। जहाँ पर सिविल राइट्स का अपलिफ्टमेंट यहाँ पर बोलते हैं कि ये 18th सेंचुरी में हुआ था, जहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स का अपलिफ्टमेंट या 19th सेंचुरी में होता है और सोशल राइट्स का अपलिफ्टमेंट यहाँ पर 20th सेंचुरी में हुआ था बोलकर यहाँ पर मार्शल अपने कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप में यहाँ पर बताए गए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बेसिक्स नॉलेज यहाँ पर मैंने देने की कोशिश किया हूँ, उसको अगर आप पढ़ोगे तो आप यहाँ से बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड नॉलेज पा सकोगे।